अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो प्लीज़ जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है वो इसको लाइक करें और शेयर करें। तो गाइस, पार्ट 1 उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, तो ये उसी का पार्ट 2 है और उसकी स्टोरी जो है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अच्छा, ये जो स्टोरी है ये है इरफान साहब की। इरफान साहब बताते हैं कि हर साल ऐसा होता था कि ये इनकी वाइफ और इनके बच्चे जैसे ही समर वेकेशन होती थी तो ये लोग इस शहर से दूसरे शहर या दूसरे सूबे में चले आया करते थे। जो आमतौर पे होता है कि लोग घूमने फिरने अपने एंजॉय करने के लिए निकलते हैं छुट्टियों में। खैर, ये बताते हैं कि इसी तरह ऐसा हुआ कि ये इस्लामाबाद गए और इस्लामाबाद में इनको रुकना था 4-5 दिन और आगे जाना था। जिस होटल में इनको रुकना था उस होटल में इनको इत्तेफाक से जगह नहीं मिली। अब इनके पास दो ही ऑप्शन थे, या तो ये किसी दूसरे होटल में जाते या फिर किसी जानने वाले के यहाँ रुकते। जानने वाले के रुकना नहीं चाह रहे थे वहाँ पे, तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि जो भी होटल अभी मिल जाता है हम वहाँ चले आते हैं। रात के 2-3 बजे का टाइम था, फैमिली साथ थी, इनके बच्चे मौजूद थे। अब ये बताते हैं कि हम गए वहाँ पे, हमें एक होटल मिल गया और होटल के अंदर वहाँ पे रूम छोटे छोटे से थे, लेकिन हमने सोचा कि 2 रूम ले लेते हैं ताकि गुजारा हो सके। दोनों रूम जो है वो एक दूसरे के बराबर बराबर थे। 2 रूम लेके हमने सोचा कि अब जाके फ़्रेश होते हैं और सो जाते हैं। अब ये बताते हैं कि हम फ्रेश हो चुके थे, सोने के लिए जैसे ही लेटे तो ऐसा लगा कि कोई कॉरिडोर जो है उसमें खेल रहा है, यानी मतलब जैसे होता है ना कि भाग रहे होते हैं बच्चे, भाग रहे हैं, शोर हो रहा है। तो एक अजीब सा शोर था, मतलब इतना ज़्यादा शोर था कि हम सो नहीं सकते थे। शुरू में तो हम लोग वेट करते रहे कि शायद ये शोर कम हो जाएगा, बच्चे जो भी हैं वो चले जाएंगे और सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जब आधा घंटा गुजर गया और ये शोर होता रहा तो मैंने सोचा कि वहाँ पे मैनेजर को फ़ोन करता हूँ, उसको बोलता हूँ कि भाई इन बच्चों को चुप कराएं, जो भी बच्चे हैं, और ये हमारी नींद ख़राब कर रहे हैं। रात के 4-4:30 बज रहे हैं और ये अभी तक जाग रहे हैं। हमारा ख्याल यही था कि बराबर वाला जो रूम है उसमें कोई बच्चे वगैरह होंगे, फैमिली आई हुई होगी कोई। हमने मैनेजर को फ़ोन किया, उसको बोला कि सर यहाँ पे बच्चों की आवाज़ आ रही है और यहाँ पे बहुत शोर कर रहे हैं, इनको थोड़ा सा समझाएं, क्योंकि रात के 4-4:30 बजे का टाइम है, सोने का टाइम है, ये खेलने का टाइम नहीं है। अच्छा, ये सुन के जो है मैनेजर ने कुछ ख़ास जवाब नहीं दिया। उसने कहा ठीक है सर, मैं देख लेता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि शोर ना हो। अच्छा, मैनेजर की इस बात को सुन के थोड़ा सा हमें अंदाज़ा हो गया था कि ये हमें ऐसे ही बहलाना चाह रहा है। खैर, बहरहाल थोड़ी देर गुजरी और हमारी आंख लग गई। अब हम क्योंकि थके हुए तो थे, नींद तो आ ही जाती है, आपको पता है, तो ऐसा ही हुआ कि हमें नींद आ गई, हम सो गए। अब ये बताते हैं कि हमें सोए हुए अभी 1-1.5 घंटे ही हुआ था, तो ऐसा लगा कि दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से किसी ने बजाना शुरू कर दिया है। पहले तो हम ये समझे कि जो हमारे रूम के बराबर वाला रूम है उसमें बच्चे मौजूद हैं, वो लोग नॉक कर रहे हैं, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है। लिहाजा हमने गेट खोला और देखा तो वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। फिर हम बराबर वाले रूम में गए तो देखा बच्चे दोनों सो रहे थे हमारे। नींद हमारी ख़राब हो चुकी थी और गुस्सा अलग आ रहा था कि अब ये क्या हो रहा है हमारे साथ। खैर, बहरहाल मैंने दोबारा मैनेजर को कॉल की, उसको कहा कि भाई यहाँ पे जो पहले बच्चे शोर कर रहे थे वो शायद शरारतें कर रहे हैं, नॉक कर करके बार बार जा रहे हैं यहाँ से। मैनेजर ने फिर वही जवाब दिया, उसने कहा सर मैं देख लेता हूँ, परेशान ना हो। खैर, हम लोग लेट गए और हमारी आँख लग गई, सुबह हो गई इस तरह। अब सुबह हमने सोच लिया था कि जाके शिकायत करेंगे, अगर ये मैनेजर कोई मसला हल नहीं करता तो इसके बॉस को बोलेंगे या ऑनर को बोलेंगे कि भाई इस मसले को सॉल्व करें। और हमने ऐसे ही किया कि सुबह जब हम गए तो वहाँ पे मैनेजर मौजूद नहीं था, इत्तेफाक से ऑनर ही वहाँ पे बैठा हुआ था। खैर, मैंने उसको बताया कि भाई पहले यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, उनके शोर की आवाज़ आ रही थी, उसके बाद कोई नॉक कर रहा था। वो जो ऑनर था उसने मुझसे पूछा कि आप कहाँ पे रुके हुए हैं, कौन से रूम में हैं, तो मैंने उसको डिटेल्स दे दी सारी। उसने चेक किया तो बोलने लगा सर यहाँ पे तो आपके अलावा कोई नहीं रुका हुआ, आप कैसी बात कर रहे हैं। ये सुन के मैं हैरान हो गया। मैंने कहा भाई मुझे अच्छी तरह याद है कि यहाँ पे मुसलसल कॉरिडोर में कोई भाग रहा था, शरारतें कर रहा था, पता चला था कि बच्चे शरारतें कर रहे हैं। उसके बाद किसी ने नॉक भी किया था। खैर, जो ऑनर था उसने बोला ठीक है आप परेशान ना हो, मैं देख लेता हूँ, अगर समझ में नहीं आएगा तो रूम चेंज करवा दूँगा आपका। ये सुनने के बाद हम मुतमईन हो गए कि ठीक है चलो, जो ऑनर है उसने रिस्पॉन्स तो दिया कम से कम। हम लोग फिर बाहर निकल गए, घूमने चले गए और फिर रात में तकरीबन 11 बजे तक वापस आए। अब ये बताते हैं कि सफ़र में आपको पता है कि थक ही आता है इंसान, और ऐसा ही था कि हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे, तो आके लेटे और लेटते हमारी आँख लग गई, हम सो गए। अब ये बताते हैं कि हमें अच्छी तरह याद है कि रात में तकरीबन 4-4:30 बजे का टाइम था, तो एकदम से शोर से मेरी आँख खुली, और शोर वैसा ही था कि जैसे बाहर कोई भाग रहा है दोबारा से। इत्तेफाक ये था कि जो मेरी वाइफ़ थी वो अपनी जगह सो रही थी, तो मैंने उनको उठाया नहीं। बहरहाल मैंने आंखें बंद करी और मैं लेट गया। मैंने सोचा कि ये वही मैनेजर बैठा होगा, इसको क्या शिकायत करूं, सुबह कल ऑनर को बोलूँगा ताकि इसके ख़िलाफ़ एक्शन ले वो। मैंने आंखें बंद की, लेट गया, मेरी आंख लगने ही वाली थी, तो अब ऐसा लगा कि रूम के अंदर कोई मौजूद है। खैर, मैं उठ के बैठ गया और अंधेरा हो रहा था। मैंने सोचा कि मैं देखता हूँ कि कौन मौजूद है और कौन तंग कर रहा है ये बताते हैं कि मैं जैसे ही उठ के बैठा तो मुझे सीधे हाथ पे जहाँ रूम का दरवाज़ा था उसके पास एक बिल्ली बैठी हुई नज़र आई।
ये देख के तो मैं डर गया, और डरने वाली बात भी थी कि रूम के अंदर बिल्ली कैसे आ सकती है भला, क्योंकि हमें अच्छी तरह याद है कि जब हम रूम में आए थे तो कोई बिल्ली वगैरह कुछ मौजूद नहीं था इधर यहाँ पे। खैर मैं जल्दी से उठ के बैठा और मैंने लाइट जलाई, और मैंने सोचा कि इस बिल्ली को बाहर निकालता हूँ और मैनेजर को जाके पूछता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे। मैंने जैसी ही लाइट जलाई, और जब लाइट जलाई तो वहाँ पे देखा तो कोई मौजूद नहीं था। ये मेरी समझ से बाहर था कि मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं उठ के बैठा हूँ इतनी रोशनी तो थी कि पता चल जाए कौन है, और इस रोशनी में पता चल रहा था कि बिल्ली है यहाँ पे। लाइट जलाने के बाद वो बिल्ली यहाँ मौजूद नहीं थी। अब मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि यहाँ पे रुकना सही नहीं है। मैं उठ के बैठा, अपने बच्चों को भी मैंने लिया, अपनी बीवी को भी लिया, नीचे गए और मैनेजर से हमने कहा कि हमारा रूम चेंज कर दो, अदरवाइज़ हम यहाँ से इसी वक्त जा रहे हैं इस होटल से। खैर बहरहाल मैनेजर भाप चुका था कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है इनके साथ वाकई में, तो उसने जल्द अज जल्द हमारा रूम चेंज करवाया। हम दूसरे रूम में चले गए, और उस रूम में जाने के बाद हमारे साथ कोई इस तरह का वाक़या पेश नहीं आया। लेकिन ये जो भी होटल था इसमें यकीनन कोई ना कोई मामला इस तरह के थे जो मैनेजर हमसे छुपा रहा था। अच्छा, इसी तरह का एक वाक़या है, ये हमें भेजा है मोहम्मद अली साहब ने। ये बताते हैं कि मेरा ताल्लुक़ जो है ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट से है, और आमतौर पर ऐसा होता है कि जो कॉल सेंटर्स वगैरह जो होते हैं वो रात में ऑपरेट करते हैं। तो इनकी ड्यूटी इसी तरह की थी कि एक कॉल सेंटर है जिसमें लड़कियों को रात में तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे पिक करते थे कॉल सेंटर से, और उनको उनके घर पे छोड़ते थे। तो ये बताते हैं कि मुझे वापस आते आते तकरीबन फजर हो जाती थी, कभी कभी 7 भी बज जाते थे। खैर बहरहाल ये बताते हैं कि सैटरडे का दिन था। सैटरडे को आमतौर पे जो है कॉल सेंटर्स में जल्दी छुट्टी हो जाती है, और ऐसे ही हुआ कि जो कॉल सेंटर था उसकी छुट्टी जल्दी हो गई। तो तकरीबन मैं 3 साढ़े 3 बजे तक फ्री हो गया। एक लड़की मेरे साथ बैठी हुई थी, उसको मुझे घर छोड़ना था, और उसको छोड़ने के बाद मुझे अपने घर की तरफ जाना था। अब ये बताते हैं कि उसका जो घर था वो था PCSH ब्लॉक 6, और जबकि इनकी जो रिहाइश थी वो थी अंडा मोड़ पे। अब ये बताते हैं कि मैं उस लड़की को छोड़ के जैसे ही मुड़ा तो मैंने जो रास्ता अपनाया था वो तारिक रोड वाला रास्ता अपनाया था कि तारिक रोड पहुंच के वहाँ से फिर जेल चौरंगी चला जाऊंगा और वहाँ से फिर सीधा अपने घर की तरफ चला जाऊंगा। बहरहाल ये बताते हैं कि जैसे ही जेल चौरंगी से मैं मुड़ा और मैंने सोचा कि मैं सीधा रूट ले लेता हूँ, तो थोड़ा सा आगे जाके मतलब फैज़ान मदीना से थोड़ा सा पहले लेफ़्ट साइड पे मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। ख़राब क्या हो गई मतलब बंद हो गई। शुरू में तो मुझे ऐसा लगा कि शायद डीज़ल का मसला है, जो कि नहीं था, और उसके बाद मैंने पूरा इसको चेक किया उतर के, तो मेरी समझ कुछ नहीं आ रहा था कि बंद क्यों हुई है। हालांकि मैं इतने अरसे से ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा हूँ और गाड़ियों के जो फॉल्ट होते हैं उनको मैं पहली दफ़ा मैं पहचान लेता हूँ, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ था कि मेरी समझ से बाहर था। मैं पूरी कोशिश करता रहा और आधा घंटा गुजर गया, मेरी समझ नहीं आया कि गाड़ी क्यों बंद हुई है। बहरहाल काफ़ी देर जब मैंने कोशिश कर ली और कोई हल नहीं निकला, तो मैंने सोचा कि अपने दोस्त को कॉल करता हूँ, उसको बुला लेता हूँ, वो आएगा तो फिर वो देख लेगा और उसके साथ मैं चला जाऊँगा। बहरहाल इत्तफ़ाक़ ऐसा था कि उस रात दोस्त ने भी कॉल पिक नहीं की, और मैं काफ़ी देर तक खड़ा हुआ सोचता रहा कि अब क्या करूँ। तकरीबन 4 सवा 4 बजे का टाइम था, तो मैंने देखा कि सामने एक मतलब फ़कीर के जैसे कपड़े होते हैं ना, उस तरह के कपड़े पहने हुए एक बंदा खड़ा हुआ है वहाँ पे, और वो मुझे मुसलसल देख रहा है। अच्छा, मैंने सोचा कि शायद हो सकता है मांगने वाला हो, यहाँ पे रुकता हो, रात में सोता हो यहाँ पे। मैंने खैर बहरहाल ज़्यादा गौर नहीं किया और मैंने इग्नोर कर दिया और अपना ही काम से काम रखा। उसके बावजूद भी मैं उसको देख रहा था तो वो मुझे मुसलसल देखे जा रहा था। अब मुझे थोड़ा सा ख़तरा महसूस होना शुरू हुआ कि ऐसा ना हो कि मोबाइल वगैरह छीनने आ जाए या इस तरह का मसला हो जाए कोई। खैर मैंने गाड़ी अंदर से लॉक किया, अंदर बैठ गया। फिर दोबारा कोशिश करने लगा कि मेरा दोस्त किसी तरह कॉल उठा ले। अगर वो कॉल उठा लेता है तो मेरा मसला हल हो सकता है, वो मुझे आके ले जाएगा या गाड़ी सही कर देगा। खैर बहरहाल मैं इन्हीं ख्यालात में गुम था, तो वो जो फ़कीर सामने खड़ा हुआ था वो मेरे करीब आया, उसने मेरे शीशे को नॉक करना शुरू किया। अब मुझे डर लग चुका था और मैंने एहतियातन एक जो पाना वगैरह रखा था वो उठा लिया कि अल्लाह ना करे मुझसे कुछ छीनने की कोशिश करता है तो वो मैं इसको मार दूंगा। पहले तो मैंने कोशिश की कि वो पीछे हो जाए, मैंने उसको हाथ के इशारे से कहा कि माफ़ करो पीछे हो, तो वो थोड़ा सा पीछे हो गया। खैर बहरहाल मैंने थोड़ा सा शीशा खोला और उसको बोला कि भाई क्या चाहते हो, क्यों बार बार नॉक कर रहे हो आप। तो मेरी ये बात सुन के वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा भाई एक बात बोलूँ आपको। मैंने कहा जी भाई बोलें, आप क्या बोलना चाहते हैं। वो कहने लगा गाड़ी को स्टार्ट ना करें, आप यहीं खड़े रहें। ये बात सुन के मैं थोड़ा सा हैरान हुआ और मुझे गुस्सा भी आया। मैंने कहा भाई आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, या मैं परेशान हूँ, मेरी गाड़ी ख़राब हुई हुई है, मुझे घर जाना है, मेरे घर वाले वेट कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि गाड़ी स्टार्ट ना करें। खैर मैंने बात सुनी अनसुनी कर दी। मैंने कहा भाई जाओ अपना काम करो। वो थोड़ी देर बाद आंखों से मेरे उजल हो गया, कहीं चला गया, कहाँ चला गया अल्लाह जाने। खैर बहरहाल मैं अपने दोस्त को मुसलसल कॉल करता रहा, उसने कॉल नहीं उठाई। अब मैंने सोचा कि एक और ट्राई मारता हूँ कि शायद गाड़ी स्टार्ट हो जाए। ये बताते हैं कि मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब बहरहाल मेरी गाड़ी जैसी स्टार्ट हुई तो मैं खुश हो गया कि चलो अल्लाह का शुक्र है गाड़ी स्टार्ट हो गई और मैं अब घर चला जाता हूँ। ये सोच के मैंने सीधी गाड़ी निकाली, हसन इसको ऐसे मैं लेफ़्ट मुड़ा। अब ये जो रास्ता है बीच में कब्रिस्तान आता है, तो ऐसा हुआ कि कब्रिस्तान आने ही वाला था, तो उससे थोड़ा सा पहले ही, चंद कदम पहले ही मेरी गाड़ी झटके लेके दोबारा बंद हो गई। अच्छा, निस्बतन ये जो इलाका है ये ज़्यादा अनसेफ है,
क्योंकि जो पहले इलाका था जहाँ पे मेरी पहले गाड़ी बंद हुई थी वो ज़रा बेहतर इलाका था, क्योंकि वहाँ पे करीबी जेल भी है, पुलिस वहाँ पे गश्त करती रहती है, तो इतना ख़तरा नहीं था। लेकिन अब जो मेरी गाड़ी बंद हुई थी ये यकीनन ख़तरनाक इलाका था। और ऐसा ही हुआ कि मैं थोड़ी देर खड़ा रहा, स्टार्ट करने की कोशिश करता रहा और गाड़ी स्टार्ट ना हुई। बिला आखिर थोड़ी देर बाद 2 लड़के पीछे से आए और उन्होंने मुझसे मोबाइल छीना और मुझसे पैसे लिए, वॉलेट मेरा छीन के चले गए। अब ये मेरी समझ से बाहर था कि ये सब क्या हुआ, क्योंकि अभी कुछ देर पहले जो मंज़र था एक सामने, उस फ़कीर ने मुझे कहा था कि गाड़ी स्टार्ट ना करो। तो मैं ये सोचने लगा था कि क्या वो फ़कीर मेरी मदद करना चाहता था या वो इन डाकुओं के साथ मुलविस था। बज़ाहिर तो मुझे यही लग रहा था कि वो सरासर मेरी मदद करना चाहता था, क्योंकि उसको पता था कि जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ वो सेफ़ इलाका है और यहाँ से अगर आगे जाके मेरी गाड़ी बंद हो जाएगी तो वो अनसेफ इलाका है। या फिर ये भी हो सकता है कि उसको पता हो कि इसकी गाड़ी स्टार्ट हुई और ये आगे गया तो उसको नुकसान होगा। खैर बहरहाल मैं इन्हीं ख़यालात में गुम था और मेरी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ ये हुआ क्या है। मैं वहीं खड़ा रहा, सोचता रहा और इंतज़ार करता रहा कि कोई ना कोई गाड़ी आए तो वो मेरी मदद करे। बहरहाल फिर ऐसा हुआ कि एक रिक्शे वाला आया, उसने बेचारे ने मेरी मदद की और गाड़ी मेरी स्टार्ट हो गई। उसके बाद मैं घर चला गया। अच्छा, ये बात आई गई हो गई और तकरीबन 6 से 7 महीने गुजर गए इस बात को। अच्छा, अब ये बताते हैं, इसी तरह की एक रात थी, मैंने शिफ्ट उठाई, लड़कियों को उनके घर छोड़ा। 2 लड़कियां रह गई थीं और इनको छोड़ना बाकी था। तो उनमें से एक लड़की मुझे कहने लगी कि आप ऐसा करें, मुझे थोड़ा सा आगे उतार दें, यानी जो उसका घर था उससे थोड़ा सा आगे वो उतरना चाह रही थी फूड स्ट्रीट पे। मुझे कोई एतराज़ नहीं था क्योंकि वो रौनक वाली जगह थी और लड़की भी सेफ थी वहाँ पे। खैर बहरहाल मैं आगे गया और वो फूड स्ट्रीट जो थी उधर मैंने उस लड़की को उतारा और गाड़ी घुमाई। अब मैंने जैसी गाड़ी घुमाई थी तो लेफ़्ट साइड पे जो फुटपाथ होता है मेरी उधर नज़र पड़ी, तो वही फ़कीर जो मुझे आज से 5-6 महीने पहले नज़र आया था, जिसने मुझे कहा था ये काम ना करो, वो वहीं खड़ा हुआ है और मुस्कुरा रहा है। अच्छा, ये देख के मैं थोड़ा सा हैरान हुआ और मतलब मेरे जहन में आ चुका था ये वही फ़कीर है, क्योंकि हुलिया जो था इसका मेरे जहन में रच बस गया था। खैर बहरहाल मैंने सोचा कि गाड़ी साइड में लगाता हूँ, इससे मुलाकात करता हूँ, ये यकीनन कोई पहुँची हुई चीज़ है। और ऐसा ही हुआ, मैं उतरा और उसके पास गया, उससे मैंने सलाम दुआ की। पहले तो वो मुस्कुराता रहा मुझे देख के और कहने लगा मैंने तुम्हें कहा था ना कि वहाँ से नहीं जाना। खैर मुझे उसकी सारी बातें याद थी। मैंने उससे कहा कि आप कौन हैं, कहाँ से आए और यहाँ पे क्या कर रहे हैं इतनी रात में। मैं तो उसको एक फ़कीर समझ रहा था। बहरहाल उसने मुझे एक और बात कही, उसने कहा कि आप इस बात को छोड़ो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। एक और बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसको हमेशा याद रखना। अब मैं चौंक गया क्योंकि मेरे मुतालिक बात हो रही थी। मैंने कहा बोले आप क्या कहना चाहते हैं। तो उसने कहा कि तुम एक काम करो, ये जो कंपनी जिसमें अभी तुम काम कर रहे हो, इस कंपनी को अगले महीने तक छोड़ देना और कुछ और काम करना, उसमें तुम्हें फ़ायदा होगा। अब फ़कीर का जो पहला वाला वाक़या था वो मेरे जहन में था, तो मैंने उसकी बात सुनी, मुझे बड़ी अजीब सी तो लगी, लेकिन बहरहाल मेरे जहन में रह गई ये बात। मैं घर आया, मैं इसी बारे में सोच रहा था कि इसने क्या मशवरा दिया है, कौन आदमी है, क्योंकि जिस कंपनी से हम जुड़े हुए थे वो हमें ठीक ठाक पैसे दे रही थी। इतने पैसे मार्केट में कोई भी ऑफ़र नहीं करता है। घर आया, मैं इन्हीं ख्यालात में गुम था, तो मैंने अपनी बीवी से मशवरा किया कि भाई इस तरह से है और एक बंदा मुझे मिला है, उसने मुझे मना किया कि अब इनसे मज़ीद काम ना करो। मेरी बेगम चौंक गई, उसने बोला आप क्या किसकी बातों में आ रहे हैं, ये इत्तफाक से हो गया होगा, उसने बोल दिया आपको एक बात, आप अच्छा खासा यहाँ से कमा रहे हैं, इसको ना छोड़ें, आप इसको चलने दें। मैं भी इसी तज़ब्बुज़ का शिकार था और मैं ख़यालात में गुम था कि अब क्या करूँ। बहरहाल मैंने बेगम की बात मान ली, मैंने कहा छोड़ो उस फ़कीर को, ये मुझे अच्छे ठीक ठाक पैसे दे रहे हैं, लगी बंदी रोज़ी को मैं क्यों लात मारूँ। लिहाजा मैंने आफ़ियत इसी में जानी कि मैं अपनी कंपनी से कंटिन्यू करूँगा और इन्हीं के साथ काम करता रहूँगा, क्योंकि मैं जब से इनके साथ ज्वाइन किया है मैंने, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं काम को कंटिन्यू करता गया। 1 डेढ़ महीना गुजरा था कि ये जो कंपनी थी जो बहुत ज़बरदस्त ग्रो कर रही थी और बहुत आगे बढ़ रही थी, एकदम से देखते ही देखते दिनों के अंदर ये ज़वाल पज़ीर हो गई। इनका सारा बिज़नेस ठप हो गया और इनके अंदर जो भी मतलब क्वालिटीज़ थी वो सारी की सारी अपनी जगह, लेकिन इनकी जो खामियां थी वो हाईलाइट हुई और जो बड़ी कंपनी थी उन्होंने इनसे कॉन्ट्रैक्ट सारे ख़त्म कर दिए। अच्छा, 1 महीना 2 महीना तो ऐसे ही गुजर गए। तो यहाँ पे जो इनका ऑनर था उसने मुझे कहा कि अभी मैं आपको पैसे नहीं दे सकता, आप इसी तरह कंटिन्यू करें, जैसे ही हमारा बिज़नेस दोबारा बढ़ेगा मैं आपको आपके पैसे दे दूँगा। 1-2 महीने तो मैंने इनके साथ काम किया। उसके बाद ऐसा हुआ कि इन्होंने मज़ीद हमें इनकार कर दिया कि हम आपको पैसे दे ही नहीं सकते, अब आपकी मर्ज़ी, आप कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। खैर बहरहाल मेरे 2 महीने के पैसे इनके पास फँसे हुए थे, वो उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए और मैं फ़ाइनली घर आ गया और मैंने कहा कि भाई इनसे कॉन्ट्रैक्ट हमारा ख़त्म हो गया है। जब मैं घर आ गया तो बेगम को वही बात याद आई फ़कीर वाली और वो अपने आप पे गुस्सा करने लगी कि हमने आखिर उसकी बात क्यों नहीं मानी। खैर बहरहाल अब जो नुकसान होना था वो तो हो चुका था। अब ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं 2-3 महीने तक शदीद परेशान रहा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमारा कॉन्ट्रैक्ट था और वो ख़त्म हो गया था और उससे हम ठीक ठाक पैसे कमा रहे थे। मार्केट में जहाँ भी आते थे हमारा काम नहीं बनता था।
और जिससे भी कांटेक्ट करने की कोशिश करते तो वो यकीनन कोई ना कोई बहाना बनाता या कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती कि हम उससे कांटेक्ट कर ही नहीं पाते थे। इसी तरह टाइम गुजरता रहा, मज़ीद 2-3 महीने गुजर गए और मैं बहुत परेशान रहा। अब ये बताते हैं कि फाइनली जब मेरे पास कोई रास्ता ना बचा तो मैंने सोचा कि इंटरसिटी जो ट्रांसपोर्ट होती है उसमें अपनी गाड़ियों को चलाया जाए। हो सकता है उससे कोई ना कोई फ़ायदा हो, यकीनन फ़ायदा होगा उससे भी। तो इसी तरह हुआ कि एक दिन मैं ख़ुद गाड़ी ड्राइव करते हुए लेके जा रहा था और मेरे साथ एक फ़ैमिली मौजूद थी जिसको हैदराबाद जाना और आना था। आपको पता है कि हाईवे पे आपको स्पीड ज़्यादा रखनी होती है और ऐसे ही तक है मैं 80-85 के दरमियान स्पीड पे चला रहा था गाड़ी को। तो आगे पता नहीं किसी वजह से ट्रैफिक जाम हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता करके हमने गाड़ी स्लो की। अच्छा, इस हाईवे के ऊपर से एक ओवरपास गुजरता है जो सीधा मलीर की तरफ जाता है रास्ता। थी मैं ख्यालात में गुम था और मैं ट्रैफिक की वजह से फंसा हुआ था, तो मेरी एकदम नज़र पड़ी ऊपर पुल पे। तो पुल पे मैंने देखा कि वही फ़कीर जो मुझे 2 दफ़ा नज़र आ चुका था, जिससे मैं मुलाकात कर चुका था, वो ऊपर खड़ा हुआ है और वो नीचे देख रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो मुझे ही देख रहा है और हमारी गाड़ी को ही देख रहा है। ये देख के मैं हैरान हो गया। अब ज़ाहिर-सी बात है, मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ था, बाहर नहीं निकल सकता था, ना गाड़ी साइड में लगा सकता था और फिर वो ऊपर पुल पे खड़ा हुआ था, तो उससे मुलाकात किसी भी तरह हो ही नहीं सकती थी। बहरहाल वो खड़ा हुआ था और मुस्कुरा रहा था, शायद वो मुझे देख के मुस्कुरा रहा था। खैर ट्रैफिक नॉर्मल हुआ और ये श्योर था कि मैं अब उससे मुलाकात तो कर ही नहीं सकता हूँ। मैं सीधा हैदराबाद गया और वहाँ से फिर फैमिली को लेके आ गया। लेकिन ये कुछ सवालात मेरे ज़हन में पैदा हो गए कि ये आखिर कौन था जो मुझे 2-3 दफ़ा मिला। उसके बाद कभी भी वो मुझे नहीं मिला। उसने जब भी मुझे कोई मशवरा दिया तो उस मशवरे में फ़ायदा था, लेकिन मैंने उसकी कभी भी बात नहीं मानी और जब भी मैंने उसकी बात नहीं मानी और नुकसान उठाया। ये सवाल मेरे ज़हन में हमेशा रहा कि वो कौन आदमी था, कहाँ से आया था और क्यों मेरी मदद करना चाहता था। अच्छा गाइज़, इसी तरह का एक वाक़या है, ये हमें भेजा फारिया इकबाल ने। ये बताती हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो मेन जो रोड है वहाँ पे मौजूद है और ऐसा है कि हमारे प्रोजेक्ट के बिल्कुल सामने ना लोगों ने क्या किया कि कचरा डालना शुरू कर दिया। यानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा पड़ा हुआ है, पूरे इलाके के लोग आके वहाँ पे कचरा फेंक के चले आते हैं। ये बताती हैं कि मैं एज सुपरवाइज़र जॉब किया करती थी और मेरी नाइट शिफ्ट होती थी। तकरीबन मुझे 3-4 बज जाते थे वापस आते आते। खैर बहरहाल एक दफ़ा ऐसा हुआ कि 3-4 बजे का टाइम था, मैं वापस आ रही थी क्योंकि मेरे पास अपनी गाड़ी थी, तो मेरे लिए जाने आने का मसला था ही नहीं। जैसे ही मैं अपने प्रोजेक्ट के करीब पहुंची तो वहाँ पे जहाँ कचरा पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे मैंने देखा कि ऐसे जैसे कोई लेटा हुआ है। लेटा हुआ से मुराद ये है कि जैसे कोई डेड बॉडी नहीं पड़ी होती, ऐसे कोई मर चुका है, बिल्कुल वैसे ही अंदाज में कोई पड़ा हुआ था कचरे के ऊपर। बहरहाल मैंने पूरा कंफर्म किया और मैंने गाड़ी करीब लाके बाकायदा कंफर्म किया कि सामने जो मौजूद है वो डेड बॉडी है और मैं अच्छी तरह देख चुकी थी कि यकीनन कोई ऐसा शख्स है जो मर चुका है। लिहाजा मैं गाड़ी से उतरी तो नहीं, लेकिन कंफर्मेशन के बाद मैं सीधा अंदर प्रोजेक्ट में गई। प्रोजेक्ट में जाते ही मैंने गाड़ी साइड में लगाई और अपने जो चौकीदार थे या जो वहाँ पे लड़के खड़े हुए थे उन सबको बताया कि यहाँ कचरे के पास कोई बॉडी पड़ी हुई है। अच्छा, ये ज़ाहिर सी बात है ख़तरनाक बात थी, तो लोगों ने पहले तो बोला कि पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए क्योंकि सब ये चाह रहे थे कि इस चक्कर में ना पड़ें, पहले पुलिस को बुला लें उसके बाद देखा जाए इसको। खैर बहरहाल इन्होंने किया भी ऐसे ही। जो प्रोजेक्ट का जो गेट है ऊपर से उधर नज़र आता है कचरा पड़ा हुआ, तो सबने बाकायदा झांक के देखा कि वहाँ पे बॉडी वाकई में पड़ी हुई है और जो बंदा है वो डेड है और उसकी हालत इस तरह हुई हुई है जैसे कि वो बहुत गली हुई बॉडी नहीं होती, इस तरह की उसकी पोजीशन है। हो सकता है कि वो यहाँ पे मरा हो या ये भी हो सकता है कि कोई इसकी बॉडी को फेंक के चला गया हो। हम सब ने ये चीज़ गौर से देखी थी। इसके बाद हम लोगों ने सोचा कि पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। तो जो भी उधर के बड़े थे, बुजुर्ग थे, वो आ गए और उन्होंने कहा कि ऐसा करो, आप लोग सब पीछे हो जाओ और पुलिस को फ़ोन करके इन्फॉर्म कर दो। पुलिस आएगी, वो देख लेगी क्या सिलसिला है, आप इस चक्कर में ना पड़ो। हो सकता है कोई दुश्मनी का चक्कर हो या कोई नुकसान पहुँचे आप लोगों को। तो जो भी लोग वहाँ पे खड़े हुए देख रहे थे वो सारे के सारे अंदर आ गए और सब ने अब झाँकना बंद कर दिया। आपस में सलाह मशवरे के बाद ये तय हुआ कि पुलिस को बुला लेते हैं और उसको बताएंगे कि भाई इस तरह से हमारे प्रोजेक्ट के बाहर जो एक लाश पड़ी हुई है। इतनी ही बात हुई थी तो हम में एक लड़का मौजूद था। वो लड़का, उसने कहा मैं दोबारा देखता हूँ जाके। तो उसने जब जाके दोबारा देखा तो हैरानकुन बात ये थी कि वहाँ पे जहाँ बॉडी पड़ी हुई थी वहाँ पे अब कोई बॉडी मौजूद नहीं है। ये देख के तो शौक हो गए हम लोग। उसने हम सबको बुलाया, हमने भी देखा, बाकी लोगों ने भी देखा। तो ये बड़ा हैरानकुन बात थी कि अभी थोड़ी देर पहले सबने देखा है कि यहाँ पे इस कचरे पे एक बॉडी पड़ी हुई है और बॉडी की जो पोजीशन है वो बहुत ख़राब है, यानी ऐसा लग रहा है कि गल चुकी है पूरी। किसी भी तरह मुमकिन नहीं है कि कोई बंदा ऐसा वो खुद ब खुद उठ के चले जाए या कोई उसको उठा के ले जाए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट लगे होंगे आपस में कन्वर्सेशन में। उसके बाद जब दोबारा देखा है तो इतनी देर में बॉडी गायब हो चुकी थी। अब जब बॉडी गायब हो चुकी तो हमने जाहिर सी बात है ये सोचा कि पुलिस को इन्फॉर्म ना करना बेहतर है, क्योंकि बॉडी तो यहाँ मौजूद नहीं है और जब वो लोग आके देखेंगे तो यहाँ बॉडी नहीं मिलेगी उनको। और ऐसा ही हुआ कि जब वो बॉडी गायब हो चुकी तो सबने ये मशवरा किया कि यकीनन ये हमारा वहम होगा, और अगर वहम था तो वो इतने सारे लोगों का वहम कैसे हो सकता था। काफ़ी सारे लोग थे जिन्होंने देखा था कि वहाँ बॉडी पड़ी हुई है और हार्डली 5-7 मिनट के बाद वो बॉडी गायब हो चुकी है।
तो इसकी आज तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिल सकी कि वो बॉडी थी, और अगर वो बॉडी थी तो वो कहाँ गई। मतलब 5-7 मिनट में बॉडी कैसे गायब हो सकती है। तो खैर ये वाक़यात थे, तो मैंने सोचा फ्रेंड्स आपसे शेयर करूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई होंगी। तो अगर प्लीज़ पसंद आई है तो इसको शेयर करें, लाइक करें, और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह हम सब की हिफाजत करे और हमें कामयाब करे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।